हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो शुरू करता हूं इस क्लास को, और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 का सेट 2 EMW क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ही वीडियो में कंप्लीट करवाए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको देखिए यहाँ पे लिख लेता हूं हल 6 का गर्दा उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। बस आपको न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में लगा कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बेसिक जान लेना जरूरी है। तो बेसिक क्या है? हालांकि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, क्लास 8 में ये क्वेश्चन है। नहीं किया है तो यहां पे सीख लीजिए। क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी धारा है, ये इस तरह से धारा ये बह रही है, ये धारा बह रही है। यहां पे क्या है कि ये आपकी नाव जो है इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये धारा की दिशा में जाएगी। ये धारा की दिशा है और नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगी कि धारा की चाल, जैसे मैंने मान ली कि यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आपकी नाव जा रही है इसी डायरेक्शन में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है ना, जा रही है। तो धारा की दिशा में जब ये नाव जाएगी तो धारा की दिशा में इसकी चाल क्या हो जाएगी? यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो चाल है ये धारा की चाल है। काय की चाल है? धारा की चाल है। और ये धारा की चाल है और ये आपकी नाव की चाल है, ये नाव की चाल है। तो जब ये इसी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, अर्थात 15 + x हो जाएगा। यानी कि जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी तो धारा की दिशा में नाव की चाल 15 × x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना। और यदि हम नाव ये इस डायरेक्शन में जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, धारा तो इधर जा रही है, ये धारा की दिशा है, ये नाव की दिशा है। अगर नाव इस दिशा में जा रही है, ठीक, नाव की चाल विपरीत दिशा में, नाव की चाल तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मालूम है, चाहे धारा की दिशा हो चाहे धारा की विपरीत दिशा हो, लेकिन नाव की चाल तो सेम रहेगी। लेकिन जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो धारा की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि धारा नाव की चाल प्लस धारा की चाल तो दोनों जुड़ जाएंगे। और धारा की, जैसे धारा ये इधर बह रही है, नाव इधर आ रही है, तो क्या होगी कि चाल घटेगी, धारा की चाल घट जाएगी नाव की चाल से। तो यहाँ पे देखिए नाव इधर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, धारा इधर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। तो इधर जो नाव की चाल होगी ये 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर धारा की चाल माइनस होगी नाव की चाल से। नाव की जो शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर ये 15 - x क्यों है? क्योंकि ये धारा की चाल माइनस हो रही है। ठीक है, तो यही बात मैं समझा रहा था, आप लोगों के आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए गर्दा उड़ाऊंगा, इस क्वेश्चन का भी उड़ाऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। बस सब्र रखना है, ओनली 10 मिनट्स आप हमको दीजिए, 10 मिनट में ही गर्दा उड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए ना, यही क्वेश्चन है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, ये लेती है। तो धारा की चाल, किसकी चाल ज्ञात करनी है? धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है।
तो यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले जब धारा की चाल ज्ञात करनी है, धारा की चाल जब मालूम नहीं है, जो चीज ज्ञात करनी होती है हम उसे मान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यार तुम तो गणित की स्टूडेंट हो, तुम तो माना करते हो, तो गणित के स्टूडेंट हो तो मान लो, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आपको लिखना है माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है, मान लिया आपने। और जब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको दिया क्या गया है कि नाव की शांत जल में चाल दी गई है। नाव की शांत जल में चाल कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये नाव की शांत जल में चाल है। तो अब आपको क्या करना है कि जो धारा की दिशा मैंने बताई थी, ये धारा है, इधर बह रही है, ये धारा बह रही है, ठीक है, और इधर ही नाव जा रही है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल अभी मैंने बताई थी कि तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 15 प्लस x। मैंने बताया था कि जो धारा की चाल है ये नाव की चाल में जुड़ जाएगी, तो 15 प्लस x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम बात करें, अब दूरी क्या कह रहा है? कह रहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जा रहा है भाई। तो देखिए 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, क्योंकि अब आपको नाव की चाल पता हो गई और दूरी 30 किलोमीटर मालूम है। तो ये लिखा है कि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय। समय आपको मालूम होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से आप चाहो तो समय कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? कि समय को हम इधर लाएंगे तो चाल है ये अपॉन में पहुंच जाएगा। तो देखिए यहां पे लिखना है समय बराबर दूरी बटे चाल, हो जाएगा ना। अब आप कहोगे कि सर समय ये है, ये समय फर्स्ट मतलब समय है। समय को अगर मैंने नाम दे दिया ये T1 है, ठीक है। क्या नाम दे दिया? मैंने नाम दे दिया कि माना ये टाइम है T1, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो T1 यानी कि जो टाइम है T1 बराबर दूरी। अब आप कहोगे सर दूरी क्या है? यार ये दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर जाने में, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। चाल यार नाव की चाल ये क्या है? मैंने बताई थी कि धारा की दिशा में नाव की चाल ये है 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगा कि T1 बराबर 30 बटे 15 प्लस x। ये क्या हो गया? T1 यानी कि समय हो गया धारा की दिशा में जाने में लगा समय। 30 किलोमीटर की दूरी जब नाव तय करती है तब, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, बढ़े, ठीक है, इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस आप कहोगे सर क्यों नहीं रफ किया? क्योंकि आपको बाद में बता देंगे क्यों नहीं किया, ठीक है। यहां पे देखिए ये T1 निकाल लिया। अब आपको क्या मानना है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो आपको लिखना है कि धारा की विपरीत दिशा में, मैंने बताया था कि धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी, जो शांत जल में चाल थी नाव की, उसमें धारा की चाल माइनस हो जाएगी, और धारा की चाल x थी तो माइनस करोगे तो 15 माइनस x किलोमीटर प्रति आवर होगी, हो जाएगी ना। अब आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना है कि 30 किलोमीटर, क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कहते हैं भाई, कह रहा है कि 30 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में वापस लौटने में, ये 30 किलोमीटर है जाने में तथा विपरीत दिशा में यानी कि लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 30 kiloमीटर वो धारा की विपरीत दिशा में भी जाती है, तो 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, जो मतलब यानी समय लगेगा, उसे मैंने मान लिया T1। क्या मान लिया? T1, यानी T1 T2 यही फार्मूला हो जाएगा बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? दूरी आपकी 30 किलोमीटर है, मालूम है आपको। चाल क्या है? चाल ये है भाई,
धारा की विपरीत दिशा में कितनी है 15 माइनस यक्स, ठीक है, हो गया। और आपको कुल समय दे रखा है भाई, कुल समय दे रखा है, तो ठीक है भाई कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आपको लिख लेना है कुल समय क्या दिया गया है, कुल समय क्या लगेगा भाई, बता सकता है कोई स्टूडेंट? T1 प्लस T2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा कुल समय। तो कुल समय आपको दिया भी है कितने, 4 घंटे 30 मिनट का है, 4 घंटे 30 मिनट। T1 आपका क्या था, 30/15 प्लस यक्स था, प्लस T2 ये दे रखा है 30/15 माइनस यक्स है ना, ठीक है। इसे इस तरह से लिख दो 30/15 प्लस यक्स प्लस 30 यानी 30/15 माइनस यक्स। अब आपको समझने वाली बात यार ये है कि ये 4 घंटे हैं और 30 मिनट हैं। किसी दोस्त किसी भाई को समझ में ना आया हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है, 100% समझाकर ही जाएंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये 4 घंटे हैं तो 4 घंटे 4 लिख दिया यार, ये 30 मिनट है, 4 घंटे 30 मिनट का मीन्स आपको मालूम होता है 30/60 होता है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यानी कि 30 दूनी 60 1/2 इसे घंटे में परिवर्तन करेंगे, ये 30 मिनट है, घंटा बनाएंगे, 60 का भाग देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जैसे ये 30 मिनट है, हम कहेंगे कि सर इसे घंटा बनाओ, तो आप क्या करोगे कि 60 का डिवाइड दे दोगे, क्यों, क्योंकि 1 घंटा बनाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 में 60 का डिवाइड दे देंगे, घंटा बन जाएगा। तो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल, 3 2 6 1/2 घंटे आया। तो यहां पर ये 4 घंटे तो हैं ही और इसको भी मैंने घंटा में बना लिया, तो 1/2 4 प्लस 1/2 घंटे बन गए। क्या बन गए, घंटे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो यहां पे 4 + 1/2 जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 + 1/2 है, यहां पर 2 एलसीएम ले लिया तो 2 4 जा 8 + 1 बराबर 9/2 आ गया। तो कुल मिला के ये 9/2 घंटे हो गए, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में मैंने चाल ली है, इसीलिए समय भी मुझको आवर में ही रखना है। कहां, ये देखिए ये लिखा है किलोमीटर प्रति आवर, आवर मीन्स घंटा। यहां पर देखिए आप, जो मैंने धारा की दिशा में भी ली थी वहां पर 30/15 धन यक्स था, 15 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति आवर था, तो इसलिए ये भी घंटे में ही लेना होगा, समय घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आंसर निकल आएगा। कैसे सॉल्व करोगे हम बताएंगे आपको, रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं, जुकाम उखाम वगैरह हो गया था, तो लेकिन आप लोगों के लिए चाहे जुकाम हो जाए कुछ भी हो जाए, आप लोगों को जरूर पढ़ाएंगे भाई। आप लोगों का इंपॉर्टेंट समय है, परीक्षा का समय है। यहां पर देखना यार, ये 30/15 प्लस यक्स है, 30/15 माइनस यक्स है। अगर यहां पर ये 15 प्लस यक्स और 15 माइनस यक्स, ये हम एलसीएम ले ले, मीन्स लासा एलसीएम ले लिया, यहां पर 15 प्लस यक्स का इसमें डिवाइड दिया तो ये कैंसिल हो गया, 15 माइनस यक्स बचा, 15 माइनस यक्स का इस 30 में गुणा करेंगे तो 30 × 15 माइनस यक्स बचेगा, प्लस लगा लिया। ये 15 माइनस यक्स का आप इसमें एलसीएम में डिवाइड देंगे, 15 माइनस यक्स कैंसिल हो जाएगा इससे। ये देखिए इस तरह से, ये 15 प्लस यक्स था, एलसीएम 15 माइनस यक्स था, इसमें 15 माइनस यक्स का डिवाइड लगाएंगे, इस वाले टर्म का इसका भाग दे दिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, 15 प्लस यक्स बचा। इस 15 प्लस यक्स का इस 30 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 × 15 प्लस यक्स बचेगा, इक्वल 9/2 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपको 30 कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए 15 माइनस यक्स प्लस 15 प्लस यक्स बचेगा, ठीक है, बचा इतना ही बचेगा। यहां पर अपॉन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे देखिए ये 15 प्लस यक्स है और 15 माइनस यक्स है। यहां पर ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में, कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b² होता है। यानी कि कहने का मीन्स है जब a² माइनस b² होता है, ये वर्गांतर होता है, इसे एक बार जोड़ते हैं और एक बार
घटाते हैं, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इससे ये आ जाता है तो इससे ए भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसी वाली फॉर्म लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिखना आपको ये है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के ये बताना चाहता था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख देना है 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 9/2, ठीक है। यहाँ पर ये आपको माइनस का एक्स दिखाई दे रहा है, प्लस का एक्स कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 30 है ही, और 15 में 15 को जोड़ देंगे, ये भी 30 हो जाएगा, अपॉन 15 का वर्ग 225 होता है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका जब इसमें गुणा करेंगे 3 3 या 9 900 हो जाएगा, अपॉन 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 9/2 आ जाएगा। आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा भाई, तब आगे आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे ये 9 से 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9 यानी कि 100 आया, तो 100/225 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 225 है, 225 माइनस का ये 200 है, इधर आया माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, यही बताना चाहता था भाई। आगे देखिए क्या है, आगे ये है कि यहां पर ये 225 माइनस का 200 इक्वल एक्स स्क्वायर है, ये माइनस करेंगे तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, ये 25 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको देखिए, आपने माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और x का जो मान आपने निकाला है वो कितना निकाला है 5 प्लस माइनस 5, अर्थात कहने के मीन्स है, अब आप कहोगे कि सर प्लस की 5 होगी धारा की चाल की, माइनस की 5 होगी, तो ये भी कंफ्यूजन दूर करता हूं कैसे। जैसे आपने मान लिया कि यार कोई चीज स्टेबल है, मोटरसाइकिल खड़ी है, तब हम ये कह सकते हैं, जब मोटरसाइकिल यहां पर खड़ी है हम ये कह सकते हैं कि इसकी चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह सकते हैं कि इसकी चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये नहीं कह सकते इसकी चाल -1 किलोमीटर प्रति घंटा या -2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज खड़ी भी होगी तब भी वो 0 ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि जब वो इधर जाएगी तो चाल होगी कुछ ना कुछ। तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती। तो धारा की चाल x की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपने माना धारा की चाल बराबर x, तो यहाँ पे लिख देना है 5 किलोमीटर प्रति आवर। निकाल ली, जिसने इतना कर लिया समझ लीजिए कि उसने एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि कोई प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसने समझ लीजिए कि उसके जेब में उसने अपने नंबर रख लिए 5। तो ठीक है, उड़ गया गर्दा, गर्दा उड़ेगा भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, ऐसा बुलाओ लाल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। 100% भाई पेपर के सारे सवाल लगाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है। और रही बात गर्दे की, तो गर्दा तो उड़ ही जाएगा। मैंने कहा था यार धैर्य रखिए, 10 मिनट्स का धैर्य रखिए, 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है खा, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि सड़क के एक ओर स्थित एक मीनार, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए सड़क के एक ओर, माना सड़क के जे माना है, मान लिया कि ये कोई आपका मकान है, मकान ए बी, माना ए बी कोई एक मकान है, ठीक है। सीडी कोई एक मीनार है, ये कोई एक मीनार है, ये सी और डी। माना ए बी कोई एक मकान है, सीडी ए कोई एक मीनार है, क्या है, मीनार है। माना ए बी कोई एक, ए बी क्या है, ए बी कोई एक आपका मकान है, सीडी कोई एक मीनार है ना। और ये मीनार का आधार और मकान का आधार ये बराबर बराबर पे है। क्या है, मीनार का आधार और मकान का आधार। ये आपका चूंकि मकान था, क्या था, मकान था ये,
तो यहां पर ये पॉइंट ए है ना। और मकान की ऊंचाई आपको यहां से यहां तक दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। इसे भी आप कोई एक पॉइंट दे दीजिए, माना इसे मैंने पॉइंट एम दे दिया, और यहां से यहां तक की जब ऊंचाई, भाई ये ऊंचाई 10 है तो ये भी ऊंचाई 10 होगी। और मान लिया जो मीनार है, मीनार की टोटल ऊंचाई मैंने मान ली कि एच मीटर है। कितनी है? एच मीटर है। यहां से यहां तक 10 है, टोटल ऊंचाई एच मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने मान लिया कि ये जो इसका आधार है, मान लिया कि ये यहां से यहां तक ये x मीटर है। कितना है? x मीटर है, तो ये भी भाई x मीटर हो जाएगा ना। अब दे क्या रखा है? कह रहा है कि जो आपकी मीनार है, मीनार के शिखर से मकान की छत है, ये है मीनार के शिखर से मकान की छत, और आधार मकान की ये छत है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वो मकान की छत है, और ये क्या है? ये मकान का आधार है। ये इस तरह से ये क्या है? ये मकान की, मीनार के शिखर से ये मकान की छत है। इसके जो अवनमन कोण हैं वो कितने डिग्री हैं? ये 45 एंगल है। कितना है? 45 एंगल। और ये कितना? ये 60 एंगल, 60 डिग्री एंगल आपको ये दे रखा है। कह रहा है कि मीनार के शिखर से मकान की छत, ये मकान की छत है, छत ये क्या है? ये मकान की छत है। ठीक है, और ये क्या है? ये मकान का आधार। क्या है? मकान का आधार। ठीक है, तो मकान की छत और आधार, मकान का आधार और मकान की छत के कोण है भाई 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो जब पहले, अब आपको देखना, आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 45 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? जैसे आपने, ये आपका क्या है? मीनार है। मान लिया ये मकान की छत है, ये मकान का आधार है। ठीक है, अब आपको देखना यार, ये है कि हम जैसे ही यहां से इधर बढ़ेंगे, एंगल बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, एंगल बढ़ेगा, और यहां पर आगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री से हम यहां से क्या करेंगे? घटना प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है ये और ये, यहां पर आपको ये देखना है ये और ये। तो कौन सा 45 होगा यार? जो कम होगा। देखिए ये तो यार नीचे से ज्यादा है। आप जैसे ही परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे देखते हो तो ये सीधे वाला एंगल जो होता है बिल्कुल ऊपर, ये 90 डिग्री का होता है। तो मीनार की जब आप शिखर को देखोगे तो जहां पर मीनार का शिखर, जहां से देखने में कठिनाई हो, वही आपका क्या होगा? ज्यादा वाला एंगल होगा, यानी 60 डिग्री होगा। और जहां से मीनार का शिखर देखने में सरल हो तो वो आपका कम एंगल होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इसे आप सीख सकते हो। तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे हम बताएंगे, बस इसका गर्दा उड़ाना है। अभी उड़ रहा है जस्ट 5 मिनट्स में। देखिए कैसे, यहां पे लिखना है, माना ए भी एक मीनार है और सीडी एक क्या है? माना ए भी एक मकान है। क्या है? मकान, सॉरी, माना ए भी एक मकान है और सीडी एक मीनार है। क्या है? मीनार। जिनके अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री बा 30 डिग्री हैं। इनके कोण कितने हैं? 45 डिग्री बा 30 डिग्री हैं। तो क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहां पे एक चीज आपको और लिखनी है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है? और सीडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक, ये हमने मान ली। ये टोटल चीजें क्या हुई? मानी हुई हैं। बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे?
देखिए कहां पे इसे सॉल्व कर दें। देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर प्रथम यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ये तो हो ही गया है, तो इसको रफ कर देता हूं भाई ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को। बस 1 मिनट का इंतजार करिए भाई, रफ कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, आपने माना कि माना ए भी एक मकान है और सी डी एक मीनार है जिनके अपनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री 32 डिग्री और मीनार की ऊंचाई जो है वो आपने मानी है एच मीटर है, ये है एच मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले चाहे आप ये वाला पहले ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला चाहे पहले आप ये ले लो या चाहे पहले ये वाला ले लीजिए, ये वाला जैसी आपकी इच्छा आप सॉल्व कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सर पहले ये वाला लीजिए या पहले ये वाला, कोई सा भी ले सकते हो, बताओ कौन सा ले लें। अच्छा ये वाला ले लें, चलिए बड़ा वाला ले लेते हैं। तो यहां पे लिखना है ट्राइंगल, बड़ा वाला है कौन सा, बड़ा वाला ये बी है, ये डी है, बी डी सी में, तो लिखना है ट्राइंगल बी डी सी में क्या है, ये ये एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, ये क्या है एक्स, ये क्या है ये 60 डिग्री एंगल है, इसके सम्मुख ये क्या होगा लंब होगा, लंब होगा ना, और ये 90 डिग्री है क्योंकि भाई ये तो 90 डिग्री हो गई, इसके सम्मुख ये क्या होगा कर्ड होगा, शेष बचा ये क्या होगा आधार। ठीक है, शेष आधार होगा, या फिर या ऐसे कह सकते हो कि जो एंगल होता है मेरा इसके मतलब जो आधार, इसके जो इससे जो मतलब यानी कि सटीक इसका जो आधार होता है वही आधार होता है। जैसे ये मीनार है, अब मैंने माना कि ये कोई आपकी, जैसे आपको समझा दे अच्छी तरह से, जैसे माना ये कोई एक मीनार है ना, आप यहां से इसे देख रहे हो ऐसे, तो आप यहां से देख रहे हो, एक देख रहे हो कि यार मीनार कितनी ऊंची है, तो मतलब मीनार कितनी ऊंची है, या तो आप ये तो नहीं कह सकते हो मीनार कितनी दूर है, ये कह सकते हो यार मीनार बहुत ऊंची है। तो मीनार ऊंची मतलब यहां से आपने ये मीनार देखी, ये मीनार है, और यहां से देखी ये इसका शिखर है, तो आपने कैसे देखा, यहां पर माना कि आप खड़े हुए, ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो, तो यहां पर जब ये आप खड़े हुए हो, आपने यहां से ये मीनार की ऊंचाई देखी, तो यहां से जब आपने मीनार की ऊंचाई इस तरह देखी ये, तो अब आप क्या कहोगे कि सर ये ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है, लेकिन आप ये वास्तविक ऊंचाई नहीं नाप पाते हो, लेकिन वास्तविक ऊंचाई तो यही होती है। तो आपने जब यहां से देखा, तो आपने जब इसे देखा तो कोई एंगल बना होगा ना, ये एंगल बना हुआ, वही ये एंगल है ना, वही एंगल है, तो जो एंगल बना इसी के सम्मुख ये जो होता है वही आधार होता है। जहां से आपने देखा तो मतलब ये तो मीनार की ऊंचाई आपने ये देखी, ये तो रियल में देख नहीं पाई, रियल में ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आधार मान लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया आधार, क्योंकि जो एंगल बना आपने मीनार की ऊंचाई को, शिखर को देखने में जो एंगल बना, जो कोण बना, उसी का जो आधार होता है वही रियल में आधार होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना भाई। तो ठीक है, आगे क्या है, आगे ये कह रहा है कि त्रिभुज आपने BDC ले लिया, इसमें क्या ये इसके सम्मुख ये लंब है, तो आपने ले लिया कि 1060 डिग्री, 1060 क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, लंब आपका ये पूरा है DC, कितना है DC, या हम यूं कह सकते हैं कि जब यहां से यहां तक आपका कितना है 10 मीटर है, यहां से यहां तक कहने का मीन्स है कि जो ये पॉइंट D है, ये M है, कि DM आपको दे रखा है कितना है 10 मीटर है ना। तो यहां पर DC कितना हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा DM प्लस EMC, तो DM आपको 10 मीटर दे रखा है, तो 10 प्लस EMC हो जाएगा। ठीक है, और DC जो पूरा है ये आपने माना है EH, कितना है माना है EH, तो EH माइनस का 10 बराबर EMC जो यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई है ये कितनी है, EH माइनस का 10, टोटल में से 10 माइनस हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की यानी EMC जो निकल आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 1060 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा DC अपॉन कितना हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि BDB। ठीक है, DC आपने माना है EH और BD भी आपने कितना माना है X माना है,
तो यहाँ पे लिख देना है x, ठीक है। यहाँ पर आपको tan 60 डिग्री का मान आपको मालूम होता है √3 बराबर h/x होता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x बराबर कितना आ गया h/√3, ठीक। ये क्या आ गया, ये इसका आधार आ गया, आधार इतना मीटर है, ठीक है। ये मतलब यानी कि जो x आपने माना था ये कितना आया है, जो आपने ये x मान रखा था ये आया है h/√3, ठीक है। अब आपको आगे क्या फाइंड करना है, आगे आपको ये निकालना है कि भाई अब आपका चित्र मिटाना पड़ेगा 100%। अगर नहीं मिटाते हैं इधर काम चला लेते हैं। आगे क्या था, आगे देखिए ट्राइएंगल, अब आपको ये लेना है कौन सा, AMC लेना है। तो यहाँ पे लिख देना है ट्राइएंगल AMC में क्या लोगे, आपका tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर ये 45 डिग्री है, ये आधार हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है AMC, कितना है AMC, आधार कितना है AM, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है। EMC जो है वो कितना है EMC, ये आपको मालूम है कि EH-10 है ना, तो यहाँ पे रख देना है EH-10 रख दिया। AM आपने अभी निकाला था यार, AM है, AM कितना है, AM आपका h/√3 है, तो यहाँ पे लिख देना h/√3। यहाँ पे आप 1 मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा EH-10 बराबर हो जाएगा EH/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अपॉन में 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा EH बराबर √3 इंटू EH-10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, EH की वैल्यू निकालनी है। तो EH की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो आपको हम बताएंगे भाई, कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी है। तो अब इसको तो रफ करना ही पड़ेगा, 100% भाई करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कर देता हूं भाई। क्वेश्चन को नोट करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100% भाई, वादे के साथ कहता हूं। तो क्या है, EH बराबर आपको दिया गया है √3 इंटू EH-10, ठीक है। तो EH बराबर ये √3 EH माइनस का √3 इंटू 10 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है ये इधर लाएंगे तो EH माइनस का √3H हो जाएगा बराबर ये माइनस का 10 √3 हो जाएगा। यूं कह सकते हो, यहां से H आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस का √3 बचा बराबर माइनस का 10 √3 हो गया। यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का H ये √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ये बराबर माइनस का 10 √3 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। H बराबर 10 √3 अपान में √3 माइनस 1 है ना, तो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे √3 माइनस 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस का अपोजिट साइन लेकर के गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे भाई। तो यहाँ पे आपको देखना है कि EH बराबर क्या आएगा। EH बराबर देखिए यहाँ पर 10 √3 इंटू √3 प्लस 1 आया ना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर यार वही वाला प्रोसेस हो गया। आप कहोगे सर कौन सा, तो हम कहेंगे यार वही वाला। नहीं समझोगे आप लोग कैसे, जैसे यार मैंने आपको अभी बताया था कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मैंने आपको बताया था यार a होता है a² माइनस का b², ये अभी बताया था जस्ट 5 मिनट से एगो, ठीक है। तो यहाँ पर यार √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब यार a² माइनस b² हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बस यही थोड़ा बहुत हिला जुला लेना है। 10 है ही √3 का, यार यहाँ पे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा यार ये 3 हो जाएगा शायद, क्यों √3 का जब गुणा √3 से करते हैं भाई तो √, हट जाता है और 3 आ जाता है, ये √, हट जाता है 3 आ जाता है, √, हट जाता है और 3 आ जाएगा, √, हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्लस कितना, 1 से √3 का गुणा करेंगे तो √3 आएगा ना। तो यहाँ पर ये कितना है, √3 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था यार √3 का स्क्वायर √3 ही रहता है। जब √3 का गुणा यार स्क्वायर यही तो होता है कि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 ही रहेगा भाई, स्क्वायर वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 माइनस का 1 आया ना।
तो यहां पर क्या करेंगे, h बराबर 10 इंटू 3 प्लस रूट 3 है ना, अपॉन 2 है। 2 का क्या करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और रफ कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर शीट आपकी मैच कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहा करते हैं कि सर आंसर मैच नहीं हुआ। भाई जब तक हम हैं, आंसर क्या, आंसर की तकदीर भी मैच करा देंगे। बस आपको सब रखना है न्यू सक्सेस क्लासेस में, तो आंसर तो मैच होगा ही होगा, 100% होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको देखना है क्या है। कह रहा है दे रखा है कि EH बराबर 10 था और 3 प्लस रूट 3 पूरी स्टेप लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। EH बराबर 5 का अंदर गुणा किया तो 5 3 जा 15 और प्लस 5 रूट 3, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, या 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर भी लिख सकते हो, और ये मीटर भी लिख सकते हो। ये क्या था, ये आपके मीनार की ऊंचाई थी, ठीक। EH बराबर, अर्थात यहां पे लिख सकते हो कि अतः मीनार की ऊंचाई जो आपने EH मानी थी वो कितनी निकली है, 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर। गर्दा उड़ गया भाई, मैंने बताया था एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। बस आपको क्या है कि न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका भी गर्दा उड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। गर्दा उड़ाने के लिए तैयार रहिए भाई आप लोग भी। देखिए गर्दा उड़ाने के लिए ही मैं आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर गा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। हमें गर्दा उड़ाने में ही आनंद आता है भाई, जब तक क्वेश्चन का गर्दा उड़ता नहीं तब तक आनंद ही नहीं आता है। और आप लोगों को भी गर्दा उड़ाना ही होगा, अगर मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं तो गर्दा उड़ाना सीख लीजिए भाई। क्या कथा, क्वेश्चन नंबर गा। तो 6 गा, क्वेश्चन नंबर गा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर गा बैठा हुआ है इसके साथ कोई यारी नहीं करनी है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, और उसका आयतन दे रखा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यार कुछ इस टाइप का है। देखिए ये क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है। ये आपने पढ़ा होगा कि यार इसी टाइप का शंकु होता है ना। ये इसकी जो त्रिज्या है ये 3 है, और इसकी जो ये ऊंचाई है ये कितनी है, ये 4 है। तो इसकी ये त्रिज्या और ऊंचाई में इसका ये रिलेशन दे रखा है कि इनका 3:4 है, 3:4 है। कहने का मीन्स है कि त्रिज्या क्या है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या R और H 3:4 है ना। तो यहां पर क्या करना है कि आपको EH फाइंड कर लेना है। EH कैसे फाइंड करोगे, यहां पर देखिए EH अपॉन R करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और यहां से हम क्या करेंगे कि EH बराबर EH का मान निकालेंगे तो 4/3R। जब EH का मान निकालेंगे तो 4/3 इंटू R हो जाएगा। ये EH का मान निकल आया ना। पहले मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को पलट दिया तो EH अपॉन R हो गया, 4/3 हो गया। फिर EH का मान निकाला तो R इधर ट्रांसफर कर दिया, EH बराबर EH इज इक्वल 4/3R हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, करना यह है कि आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में ये आपको ये दे रखा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 301.44 cm³ आपको दे रखा है। और आप लोग ये चीज जानते ही हो कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये लिखा है, ये कितना होता है, ये इस टाइप का होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, CMQ। ठीक है, CMQ या EMQ जिसमें उसकी डायमेंशंस दी गई हैं, वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यार ये जो लैंग्वेज है, ये जो हिंदी में लैंग्वेज है, इसी के यार इक्वल में ये होता है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने इस टाइप का फार्मूला पढ़ा होगा। तो बस वही यार हिंदी लैंग्वेज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है, तो हमने हिंदी लैंग्वेज के स्थान पे ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया। और ये तो आपको दिया गया है, ये देखिए लिखा हुआ है कि इसका आयतन, ये लिखा हुआ है इसका आयतन, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना। यदि इसका आयतन 301.44 CMQ हो तो इस हिंदी लैंग्वेज के स्थान पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया, और ये है किसके इक्वल? 301.44 CMQ के इक्वल है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे CMQ है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, CMQ वगैरह नहीं है। तो मैंने यार बताया था आपको, क्या बताया था? मैंने वहां पे लिख दिया था CMQ। तो मैंने कहा यार जिसमें इसकी डायमेंशंस दी गई हो उसी में इसे यूज कर लेते हैं फार्मूले को। तो यहाँ पे यार ये 301.44 CMQ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी CMQ लिख लेंगे और CMQ से CMQ को हटा देंगे, कैंसिल कर दिया। देखो अब डायमेंशंस खत्म हो गई, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, बीमा खत्म हो गई। यूनिट बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। अब आप क्या करोगे कि यार यहाँ पर 1/3 पाई है, ठीक है, रख लिया, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, रख लिया एच का मान, ये देखिए मैंने इसीलिए आपको ब्रैकेट के अंदर बंद करवाया था। मैंने कहा था कि इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, क्यों? इसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ी जरूरत, क्योंकि यहाँ पे हमें आर, यहाँ से क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस आर को यहां से गायब करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मैंने इसका पहले ही खेल तमाम कर दिया। इसकी मैंने पहले ही एक कॉन्सेप्ट सोच लिया। मैंने कहा यार इसको एच को कैसे हटाएंगे फार्मूले से। अगर ये ना होता बहुत सिंपल बन जाता, हम तुरंत कैलकुलेट कर देते, लेकिन एच था तो एच की भी इसकी भी जो मरीज होगा, मतलब कहने का मीन्स होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें वही दवा देता है जो जिसके हम मरीज होते हैं। अगर हम टाइफाइड के मरीज हैं तो टाइफाइड का इलाज करेगा, अगर हम बुखार है तो बुखार, मलेरिया है तो मलेरिया की दवा देगा। तो यहाँ पर यार ये इसका बीमारी थी, इससे इसकी बीमारी थी, तो मैंने इसकी यार पहले ही इसकी दवा निकाल ली थी। मैंने कि इसकी दवा क्या है, दवा निकाली और यहाँ पर इसका मान पुट कर दिया 4/3 R, 4/3 R ठीक है, बराबर 301.44, ठीक है, इसे इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे, बस अब कुछ नहीं रह गया भाई, कैलकुलेशन ही है। अगर सॉल्व कर दिया 100% आंसर आ जाएगा आपका भाई। तो क्या कह रहा है, देखिए 1/3 पाई का मान 3.14 होता है, हम नहीं दुनिया जानती है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर देखिए आर स्क्वायर है और एक आर है, आर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, मालूम होना चाहिए। एक आर स्क्वायर है यहाँ पे और एक आर की पावर 1 ये है, गुणा में पावर को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू 4/3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 301.44 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से हम करेंगे क्या भाई, यहां से हम ओनली आर कैलकुलेट करेंगे। आर देखिए, तो आर की पावर हमें यही रहना है, तो आर की पावर बराबर ये 301.44 है। जितने अपान वाले टर्म है ये तीन ये ऊपर चले जाएंगे, 3 × 3 हो जाएगा, और जितने भी ये ऊपर वाले टर्म है ये 3.14 और 4 ये नीचे आ जाएंगे, 3.14 और 4 ये नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा नीचे आ जाएंगे। अब आपको यार इसे आगे सॉल्व करना है, आगे किस तरह सॉल्व करोगे हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक है ना, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दशमलव से दशमलव का खेल खत्म हो रहा है भाई। तो कर दीजिए, जब आप इसे कैंसिल करोगे तो इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 100% 96 बार जाएगा, 96 बार जाएगा। अब यहां से इसे जब यानी कैंसिल करोगे तो 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चौकू 16, ठीक है। यहां पर क्या आया, यहां पर 24 दूनी 48, 24 तियां 72 और गुणा 3 आया, तो 3 दूनी
6 और 3 सत्ते 21 यानी कि r की पावर 3 बराबर 216 आया। 216 6 की पावर 3 होता है तो r बराबर 6 cm यानी कि सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, यानी कि 216 6 की घात 3 होता है, घातें से घातें कैंसिल हो जाएंगे, r बराबर 6 सेंटीमीटर। कहने का मीन्स है कि जो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या पूछ रहा था, कह रहा था कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वो कितनी निकल के आई? 3 सेंटीमीटर निकल के आई। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखना है, क्या लिखना है कि अतः लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। लिख ली हो आपने, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखना है आपको अतः लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, गर्दा उड़ गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर है घा की बारी। घा का भी गर्दा उड़ेगा, किस तरह उड़ेगा आपको बताएंगे भाई, क्योंकि घा का भी गर्दा उड़ाना है ना। गर्दा एक एक क्वेश्चन का उड़ाना है भाई, 100% बता रहा हूं, गर्दा एक एक क्वेश्चन का उड़ाना है और उड़ेगा, 100% उड़ेगा। ठीक है, कैसे उड़ेगा बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह गर्दा उड़ेगा। रफ कर देता हूं फिर बताएं भाई। क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी, क्वेश्चन नंबर है 6 का घा। लिख लिया, गर्दा इसका उड़ा देंगे ओनली 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम लगेंगे, आप देख लेना घड़ी लगा के। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, और क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। अगर इस संख्या का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, यार अंक 2 होते हैं, 2 अंक होते हैं और उन्हीं से ही संख्या बनती है। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा कि यार ये 12 है ना। अब ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इकाई ढाई 2 अंक हैं भाई, दुनिया जानती है 2 अंक हैं, तो इसे आप 12 पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? 12। ठीक है, यहां पर ये काहे का अंक है? ये इकाई का अंक है। किसका अंक है? इकाई का अंक है। ये किसका अंक है? ये ढाई का अंक है। ढाई इकाई का जो अंक होता है, इसका स्थान होता है 1, यानी पहले स्थान पर 1, यानी कि जो पहला स्थान होगा 1 मीन्स पहला स्थान। ठीक है, यहां पर ढाई है, ढाई का मीन्स होता है दूसरा स्थान। क्या होता है? दूसरा स्थान। जानते हो आप लोग ये चीज? ठीक है, इस तरह अगर हम ये लिख दें 322, तो ये 322 हो गया ना। ये क्या है? ये भी यार इकाई का अंक है, दुनिया जानती है, हम क्या जानते हैं? ये भी ये ढाई का अंक है, और ये काहे का है? ये सैकड़ा का है। क्या का है? सैकड़ा का। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जानते होगे। क्या? ये इकाई का अंक है, ये ढाई का, यानी कि 10 का स्थान है 10। ठीक है, और 10 के स्थान पर क्या है? 10 × 1 + 2, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 × 1 + 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। यहां पर आपका क्या है? 322। जो 300 है, ये 300 है, 300 है, इसे कैसे लिख सकते हैं? जो 3 है, ये सैकड़ा के स्थान पर, देखिए सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। 100 × 3, ये 2 ढाई के स्थान पर है, ढाई कितने का होता है? 10 का, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ढाई के स्थान पर 2 है, +2। ठीक है, +2, या ऐसे कह सकते हैं कि +1 × 2। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर है और इकाई 1 की होती है, हमेशा 1 की होती, तो 1 × 2 लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। आपको लिखना आता होगा ना, ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। क्यों? इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? वो चीज आपको सीखनी है। देखिए कैसे आपको गुमराह किया जाए इस सवाल में। अब हम जानते हैं आप लोग गुमराह नहीं होगे। क्यों? क्योंकि इसका तोड़ मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये रामबाण है, ऐसे समझो कि ये रामबाण है। यहां पर देखिए 2 अंकों की कोई एक संख्या है, मैंने मान लिया इकाई के अंक, माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है और ढाई का स्थान y है। ढाई का अंक जो है वो कितना है? ढाई का अंक y है। तो यार जब इकाई का अंक x है, ढाई का अंक y है,
तो जो संख्या हो जाएगी वो बाई एक्स हो जाएगी, क्योंकि इकाई ढाई बाई एक्स हो जाएगी। जानते हो ना। तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो गई? बाई एक्स। 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या बराबर बाई एक्स हो गई। यहां पर आपको क्या देखना, ये इकाई है, ये ढाई है। अभी मैंने बताया था ये इकाई है, ये इकाई है, ये क्या है? ढाई है। जब ये इकाई है और ये ढाई है, इकाई के स्थान पर x है, ढाई के स्थान पर बाई है, इट मीन्स 10, क्योंकि ढाई का स्थान 10 होता है। 10 इंटू बाई प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स, कहने का मीन्स है 10 बाई प्लस एक्स। तो 2 अंकों से बनी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई मेरे भाई? कितनी हो गई भाई? 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या बराबर 10 बाई प्लस एक्स। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या आपने निकाल ली कि 2 अंकों से जो बनी संख्या है वो कितनी है? वो 10 बाई प्लस एक्स है। ये लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी संख्या 10 बाई प्लस एक्स है। कह रहा है कि अंकों एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहां पर देखना, आपको लिखना है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी? अंकों को उलटने पर बनी संख्या, क्या संख्या क्या बनेगी भाई? आप लोगों को देखना है। ये 10x प्लस बाई हो जाएगी, क्योंकि बाई है, उलट देंगे तो बाई के स्थान पर x आ जाएगा और x के स्थान पर बाई हो जाएगा, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मीन्स क्या होता है भाई? प्रश्न बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि यदि जो दो अंकों से बनी संख्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यदि इनका योगफल 66 हो। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इनका योगफल कितना दिया गया है? 66। तो देखिए योगफल इनका क्या हो जाएगा भाई? ये 10 बाई प्लस एक्स है और 10x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दो तो 10 बाई प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। तो यहां पर ये 10 बाई है और प्लस बाई है, कितना हो गया? 11 बाई। ये 10x है प्लस x है, कितना हो गया? 11x बराबर 66। 11 का भाग दे दिए, दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर, जब 11 का भाग दोगे दोनों पक्षों में, 11 का जब भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर बाई प्लस x बराबर 11 छंग 66। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना, इसे इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 डाल देना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, ये संख्या है ना, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, इनके अंकों का अंतर दे रखा है आपको, कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आया कि संख्या के अंकों का अंतर कैसा है, क्या इसका मीन्स क्या है? समझा देंगे। जैसे यार ये लिखा मैंने कि 35 लिख दिया, तो यहां पर ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है। तो देखिए 3 2 5, या 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इनके संख्या में अंकों का अंतर 2 का अंतर है ना। यही अंतर आपको कुल मिला के दे रखा है, इसी टाइप का है। तो इसका यार अंतर जब 2 दे रखा है तो कहने का मीन्स है, आप कह सकते हो कि x माइनस का y बराबर 2। इसे समीकरण 2 डाल देना। अब लिखना समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करोगे तो क्या हो जाएगा कि यहां पर आपका y प्लस एक्स, या आप इसे इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि यार मैंने लिखा 2 प्लस 6, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। अगर 2 प्लस 3 यार तब भी 2 प्लस 3 5 हुआ, 3 प्लस 2 लिखा तब भी 5 हुआ। दिक्कत क्या है यार? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू मी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पर y प्लस लिख दो या x प्लस y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे नहीं सर y प्लस x ही लिखो, चलिए यही लिखेंगे। y प्लस x बराबर कितना है? 6 है। यहाँ पे x माइनस का y बराबर कितना है? 2 है। यहाँ पे आपको लिखना है जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि ये माइनस का y, ये प्लस का y कट रहा है
तो आपको लिख देना है जोड़ने पर। जब आप इसे जोड़ दोगे तो क्या होगा कि ये माइनस बाई प्लस का बाई एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा बराबर 6 + 2 8 हो जाएगा। x बराबर 8 + 2 8/2 हो जाएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा। x बराबर 4 निकल आया। अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, जैसी आपकी इच्छा। 1 में रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, 2 में रखोगे तब भी आएगा, 100% आएगा, वादे के साथ आएगा भाई। दुनिया की कोई ताकत नहीं गलत कर सकती। आप कहो कि सर वन में रखो, वन में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है क्या? y + 6 = 6 है। y + x बराबर 6 है। x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो बराबर 6, तो y बराबर 4। यार इसका ये x y + x बराबर 6 है। अब जो x है ये हमें 4 दे रखा है, x बराबर 4, इसी की यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो y + 4 बराबर 6। y बराबर यहाँ पर कितना है? 6 है। ये प्लस का है, पक्षांतर कर देंगे, इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर 6 में से 4 गया, कितना आया? 2। अब आपको देखना है, आपने क्या माना था कि संख्या, आपने इकाई का अंक x माना था, ढाई का अंक y माना था। तो यहां पर आपको देखना है कि आपने जो संख्या, इकाई का अंक x था, ढाई का अंक y था, यानी yx बना था, तभी तो इकाई का अंक x होगा। x का मान कितना आया? 4 आया, तो x के स्थान पर 4 लिख दिया। y के स्थान पर y बराबर कितना आया? 2 आया, तो y के स्थान पर 2 लिख दिया। कह रहा था यार संख्याओं का अंतर 2 है, क्वेश्चन में कह रहा था कि संख्याओं का अंतर 2 है। तो देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा भाई। देखिए क्वेश्चन को चेक करने की ट्रिक है। आप कैसे चेक करोगे कि मेरे द्वारा लगाया गया क्वेश्चन सही है गलत? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्वयं आंसर देते हैं भाई। तो यहाँ पे 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा ना, तो अंतर 2 आ गया। यहाँ पे तबीयत यार ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास आपके लिए ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये 10y + x था, ठीक है, 10y + x था, तो 10y + x यही आएगा। देखिए 10x की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। 10y + x, इसके अंकों को उलट, कह रहा था कि यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए, यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो देखिए अब आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, हम बताएंगे। जैसे आपने यहां पर ये 10 है, y का मान 2 निकाला, प्लस x 1 × x का मान 4 निकाला, तो 10 दूनी 20 प्लस 4 एकन 4, यानी 20 4 24 आया, आ गया। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो अंकों का स्थान 10, x कितना है? 4, प्लस y कितना है? y आपका है 2, तो 10 चौकू 40 और प्लस 2 कितना हो गया? 42। अब इन दोनों को जोड़ दो, 100% कह रहा था, इनका योगफल 66 है, तो देखिए 42 और 24 66 ही आएगा। 4 2 6, 4 2 6, इनका योगफल 66 आया कि नहीं आया? यही तो मैंने किया था, 10y + x + 10x + y = 66। इस तरह से आप गर्दा उड़ा सकते हो कि क्वेश्चन का। अब आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह से उड़ाते हुए गर्दे के साथ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अपनी फ्रेंड सर्किल में, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हेलो।